हमारे देश में कई गांव ऐसे हैं जो नक्शों में होते हुए भी असल में कहीं नहीं होते, या यूं कहें वो होते तो हैं लेकिन उनकी हकीकत से लोग अनजान रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे कुहासा कहा जाता है। एक ऐसा गांव जहां रोशनी का नामो निशान नहीं, जहां लोग मुस्कुराना भूल चुके हैं और जहां जाने वाले लौटते तो हैं लेकिन पहचान में नहीं आते। मेरी दादी हर रात हमें कहानियां के सुनाया करती थी, लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसे वो सिर्फ धीमी आवाज में और सिर्फ तभी सुनाती थी जब पूरा घर सो रहा होता। वो कहती थी, कुहासा अंधेरे का गांव है, न दिन का वहां कोई वजूद है न रात का कोई अंत। वहां वक्त नहीं चलता, वहां बस ठहराव है और एक सिहरन। हम सब बच्चे इसे मजाक समझते थे, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच ही बदल दी। कॉलेज की छुट्टियों में मैं अपने गांव गया। पुराना घर, मिट्टी की दीवारें, बाहर पीपल का पेड़ और वहीं दादी का पलंग। एक रात जब बिजली चली गई, मैं मोमबत्ती लेकर दादी के कमरे में गया। वो आंखें बंद किए धीरे धीरे बुदबुदा रही थी। उसने नाम लेकर बुलाया था। वो वापस आया है? मैंने पूछा। कौन आया दादी? उन्होंने सिर्फ एक नाम लिया, रघुवीर। ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। दूसरे दिन मैंने मां से पूछा, रघुवीर कौन था? मां का चेहरा सख्त हो गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया, रघुवीर तेरे दादा के छोटे भाई थे। एक दिन बिना कुछ बताए वो कुहासा गांव चले गए थे और जब लौटे तो वो नहीं रहे थे। उन्होंने किसी को नहीं पहचाना और कुछ ही दिनों में चुपचाप गायब हो गए, फिर कभी नहीं मिले। मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मैंने तय किया कि मैं कुहासा गांव की हकीकत जानकर ही रहूंगा। मैंने गांव के एक बुजुर्ग भोलाराम काका से बात की। वो धीरे बोले, जाना है? सोच लो, वहां सब कुछ धीमा है, आवाजें भी, हवा भी और इंसान भी। बस एक चीज तेज है, धुंध जो तुम्हें निगलने को बेताब रहती है। मैंने अगले दिन सुबह सुबह निकलने का प्लान बनाया, लेकिन सुबह होते ही सूरज था, पर उजाला नहीं। पूरा रास्ता एक घनी धुंध में डूबा हुआ था। जैसे ही मैंने कुहासा की सीमा लांघी, मुझे एक अजीब एहसास हुआ। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, सब कुछ जैसे रुक गया था। आसपास के घर लकड़ी और मिट्टी के थे, लेकिन एक भी आवाज नहीं थी। लोग दिख तो रहे थे, लेकिन हर कोई चुप था, थमा हुआ। एक बूढ़ी औरत चौखट पर बैठी थी। मैंने धीरे से पूछा, क्या आप मुझे रघुवीर के बारे में कुछ बता सकती हैं? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सफेद थीं और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, नाम लेकर मत बुलाओ, वरना वो लौट आएगा। मैं पीछे मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक किसी ने मेरी पीठ के पीछे से धीरे से मेरा नाम लिया, आदित्य। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन अब वो आवाज हर तरफ से आने लगी, आदित्य, आदित्य, आदित्य। मैंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन गांव का रास्ता जैसे घूम गया था। जहां से आया था वो अब नहीं था। हर मोड़ पर वही घर, वही चेहरा, वही सन्नाटा। एक घर के अंदर मुझे हल्की सी रोशनी दिखी। मैं अंदर गया। वहां एक पुरानी मेज थी और उस पर धूल से ढंका हुआ एक फोटो। फोटो में रघुवीर था, जवान, मुस्कुराता हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने फोटो को छुआ, मुझे अपनी गर्दन के पास गर्म सांसें महसूस हुई। तुमने मेरा नाम लिया, अब तुम भी यहीं रहोगे।
मैंने जोर से कहा, माफ करना, मैं गलती से आ गया था। तभी एक पुराना पीतल का घंटा बजा और पूरा गांव धुंध में गायब होने लगा। मैं भागते हुए बाहर निकला। जब होश आया तो मैं अपने ही घर के बाहर था, पीपल के पेड़ के नीचे। दादी मुझे देख रही थी और बोली, अब समझे क्यों कहा था नाम लेकर मत बुलाना, क्योंकि वो जवाब जरूर देता है। कुछ जगहें दुनिया से नहीं बल्कि हमारे डर से जुड़ी होती हैं। कुहासा कोई जगह नहीं, वो एक एहसास है। जब मन पूरी तरह खाली हो जाए तो वहां रोशनी कभी नहीं लौटती। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रूहानी दस्तक। ये कहानी मुझे एक ऐसे आदमी ने सुनाई थी जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सालों की थकान जमी हुई थी। उसने बस इतना कहा था, अगर कभी कॉटेज नंबर 6 के सामने खड़े हो जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो वहां रहता है उसे देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ता नहीं। कहते हैं हर बुरी चीज की एक आदत होती है, वो बार बार उसी जगह लौटती है जहां उसे सबसे ज्यादा ताकत मिली हो। कॉटेज नंबर 6 भी ऐसी ही जगह थी। जय और विधि को नहीं पता था कि जिस घर को उन्होंने सुकून समझकर चुना है वो दरअसल किसी और का इलाका है। शुरुआती दिनों में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, हवा, दीवारें, रातें। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जो रात को जागते हैं, और वहीं से शुरुआत हुई। पड़ोस में रहने वाली ऋचा अक्सर परेशान दिखती थी। उसकी आवाज में हमेशा एक घबराहट रहती, जैसे वो किसी को नहीं खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो। उसने बताया कि उसकी बहन दीपा अक्सर घर से भाग जाती है। कभी कभी ऐसे हाल में मिलती है जैसे किसी और ही दुनिया से लौटी हो। दीपा को देखकर पहली बार में ही विधि को अजीब सा महसूस हुआ। दीपा की आंखें सामने वाले को नहीं देखती थीं, वो जैसे किसी को पीछे देख रही हों। रातें बदलने लगी। कभी आधी रात को फर्श पर बैठी दीपा कुछ बुदबुदाती सुनाई देती, कभी बिना वजह हंसने लगती, और कभी अचानक चीख उठती जैसे किसी ने उसके कान में कुछ कह दिया हो। डॉक्टरों ने इसे बीमारी कहा, लेकिन बीमारी मंत्र नहीं पढ़ती, बीमारी नाम लेकर नहीं बुलाती। एक रात जब पूरा इलाका सो रहा था, विधि ने देखा दीपा आंगन में खड़ी थी, नंगे पांव, सिर झुकाए, और बहुत धीमी आवाज में कह रही थी, अब बहुत देर हो गई है। उस रात के बाद एक आदमी दिखाई देने लगा, अजनबी, हमेशा दूर खड़ा, हमेशा देखता हुआ। उसने आखिरकार सच बताया, दीपा बीमार नहीं थी, उसके अंदर पिशाच था, एक ऐसी शैतानी सत्ता जो सिर्फ औरतों के शरीर में टिकती है, और जब शरीर कमजोर पड़ जाए तो उसे छोड़ देती है। अनुष्ठान किया गया, मंत्र पढ़े गए, दीपा जमीन पर तड़पती रही, हवा भारी हो गई, दिए बुझ गए, और तभी दीपा की चीख अचानक थम गई। सबको लगा सब खत्म हो गया। लेकिन उस रात विधि को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसों को गिन रहा हो। अगली सुबह विधि आईने के सामने खड़ी थी और आईना मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां अब स्थिर नहीं थीं। वो पलक झपकाए बिना खुद को देख रही थी। धीरे से उसके मुंह से आवाज निकली, दीपा चली गई, ऋचा भी, अब मेरी बारी थी। कुछ दिनों बाद कॉटेज नंबर 6 पूरी तरह खाली हो गया। जय पागल खाने में है, विधि को कभी वहां लाया ही नहीं गया, और वो आदमी, वो अब भी खोज रहा है, क्योंकि उसे पता है पिशाच कभी मरता नहीं, वो बस घर बदलता है। और अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो तो एक बार अपने पीछे देख लेना, क्योंकि कॉटेज नंबर 6 अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक नाम है जो अगला शरीर ढूंढ रहा है। तो दोस्तों,
क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा महसूस किया है जिसे आज तक आप समझ नहीं पाए? अगर हाँ, तो अपनी कहानी कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं चलता हूं। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक सतर्क रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रूहानी दस्तक। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये वही घटना है जो कुछ साल पहले मेरे एक बहुत करीबी दोस्त के साथ हुई थी। एक ऐसी हवेली से जुड़ी जहां आज भी रात होते ही किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। सच कहूं, पहले मुझे भी इन बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन कुछ जगहें होती है ना जो सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनती, वो बनती हैं टूटे दिलों, दबे हुए गुस्से और अधूरी मोहब्बत से। जिस हवेली की मैं बात कर रहा हूं वो आज भी सुनसान खड़ी है। दिन में तो सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा उतरता है दीवारें मानो सिसकने लगती हैं और गलियारों में किसी के कदमों की आहट गूंजने लगती है। इस कहानी की जड़ें अंग्रेजों के जमाने तक जाती हैं। उस इलाके में तब राजवीर सिंह का दबदबा हुआ करता था। एक बड़ा नाम, बड़ा रुतबा। उनका इकलौता बेटा था अद्विक सिंह, तेज, जिद्दी और दिल से बेहद सच्चा। हवेली से थोड़ी दूरी पर एक गांव था। वहीं रहती थी एक मशहूर नर्तकी और उसकी बेटी नायरा। बचपन में अद्विक और नायरा की दोस्ती किसी को खटकती नहीं थी। चोरी छुपे मिलना, साथ खेलना, और कब वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। फिर वक्त ने करवट ली। अद्विक को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया गया। सालों बाद जब वो लौटा तो नायरा को देखते ही उसे एहसास हो गया कुछ भी नहीं बदला था, पर बदला था तो बस समाज। और सबसे ज्यादा बदली थी उसकी मां, राजमाता भवानी देवी। उनके लिए नायरा सिर्फ एक नर्तकी की बेटी थी, ऐसी लड़की जो इस खानदान की बहू बनने के काबिल नहीं थी। नायरा की मां जब शादी का प्रस्ताव लेकर हवेली पहुंची तो उसे सबके सामने अपमानित कर दिया गया। वो अपमान सिर्फ शब्दों का नहीं था, वो एक मां के सपनों की हत्या थी। उसी गुस्से और बेबसी में नायरा की शादी एक ताकतवर घराने में तय कर दी गई। जब ये खबर अद्विक तक पहुंची तो वो अंदर से टूट गया। शराब, गलत संगत, खुद से नफरत, सब कुछ एक साथ। पिता की मौत के बाद जब वो हवेली लौटा तो लोग उसे पहचान नहीं पाए। नायरा ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन जब अद्विक ने सब छोड़कर भाग चलने को कहा तो समाज और डर ने नायरा के कदम रोक लिए और यहीं अद्विक हार गया। उस रात उसने खुद को आग के हवाले कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जिस इंसान की मोहब्बत अधूरी रह जाए उसकी कहानी मौत के बाद शुरू होती है। अद्विक की आत्मा लौट आई, गुस्से, दर्द और बदले की आग में जलती हुई। सबसे पहले उसकी मां मरी, फिर नायरा की मां, इसके बाद नायरा का नया महल जहां हर रात डर उतरने लगा। अजीब आवाजें, साए, मौतें। एक रात अद्विक नायरा के सामने आ खड़ा हुआ। उसने उसे यकीन दिला दिया कि उसने उसे पैसों के लिए छोड़ दिया था। टूट चुकी नायरा ने वही किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसने अपने पति को मार दिया और फिर खुद भी इस दुनिया से चली गई। मौत के बाद नायरा की आत्मा ने अद्विक से माफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तांत्रिक बुलाए गए। उन्हें समझ आया इसे सिर्फ सच्चा प्रेम ही रोक सकता है। एक स्त्री जिसने अद्विक को बिना शर्त चाहा था, उसकी आवाज ने कुछ पल के लिए उसकी आत्मा को शांत किया, लेकिन विनाश रोकने के लिए अद्विक की आत्मा को नष्ट कर दिया गया। नायरा की आत्मा आजाद हो गई और वही पुरानी हवेली उसका घर बन गई। आज भी जो वहां जाता है वो कहता है, रात के सन्नाटे में कोई नाम पुकारता है। अद्विक कहते हैं, अधूरा प्रेम कभी मरता नहीं। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा महसूस किया है जिसे आज तक आप समझ नहीं पाए? अगर हां, तो अपनी कहानी कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं चलता हूं। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक सतर्क रहिए। अगर आपको कभी पहाड़ों में एक पुराना
सस्ता केबिन दिखे तो रुकने से पहले 2 बार सोचिएगा, क्योंकि मैं रुक गया था और मुझे अब तक नहीं पता कि उस रात मैं बचा कैसे। हिमाचल की ट्रिप के दौरान मैं एक शांत और अलग जगह की तलाश में था। होटल वहां से बहुत दूर था और मैं इतना थक गया था कि मुझे वहां कहीं भी जगह चाहिए थी। एक लोकल गाइड ने कहा, ऊपर जंगल के पास एक पुराना केबिन है, सस्ता भी है और लोग वहां जाते भी नहीं। मैंने पूछा, क्यों? वो बस मुस्कुराया और कहा, वो पुरानी जगह है, कुछ लोग कहते हैं वहां कुछ है, पर ऐसा कुछ नहीं होता साहब, आप आराम से रहिए, वहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शाम होते होते मैं केबिन पर पहुंच गया। पुराना लकड़ी का बना, जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और एक गंध जैसे कुछ जला हो। अंदर घुसते ही लगा जैसे किसी ने मुझे घूरा हो। कमरे के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, एक औरत की जिसकी आंखें जैसे मेरे अंदर झांक रही थीं। मुझे थकान इतनी थी कि मैंने कुछ न सोचते हुए सीधा सो जाना बेहतर समझा। रात के 1 बजे किसी के कदमों की आवाज आई। बाहर देखा, कोई नहीं। 2 बजे खिड़की के बाहर कुछ सफेद सफेद सा दिखा, जैसे कोई लिबास। मैंने टॉर्च मारी, कुछ नहीं। 3 बजे कमरे की बत्ती खुद ब खुद बंद हो गई और अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, Let's just listen to you. वो लौट आया है। मैं पलटा। कमरे का कोना अब खाली नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। रात भी बहुत हो गई थी। फिर अचानक कुछ महसूस हुआ। मैंने सामने देखा, वहां एक साया खड़ा था, लंबा काला, लेकिन उसकी परछाई उल्टी थी। मतलब अगर लाइट इधर है, परछाई वहां क्यों? वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन उसके कदमों की आवाज नहीं थी। मेरी सांस अटक गई। तभी वो तस्वीर फिर से दीवार से गिर गई और तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, खून से, तू अब मेरा है। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। दरवाजा बंद हो गया, खिड़कियां जाम थीं। मैंने जोर लगाया और खिड़की तोड़ दी। मैं जैसे तैसे वहां से भागा। नीचे गांव पहुंचा तो एक बूढ़ी औरत ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने डरे हुए क्यों हो? उसने उस केबिन के बारे में बताया, वहां क्या क्या हुआ। वो बूढ़ी औरत बोली, वो केबिन बंद है पिछले 20 साल से। जिस औरत की तस्वीर थी, उसने अपने पति को वहां जिंदा जला दिया था और अब हर रात उसकी आत्मा वापस आती है अपने प्यार को ढूंढने। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो बच आए वहां से। आज तक कोई नहीं बचा। आज भी जब रात में नींद खुलती है तो लगता है कोई मेरे कान में कह रहा है, अब तू मेरा है, हमेशा के लिए। क्या आपने कभी ऐसे केबिन में रात गुजारी है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। मैं हर दिन शाम 6 बजे नई डरावनी कहानी लेकर आता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का निशान दबाना बिल्कुल न भूलिए, ताकि अगली रूहानी दस्तक आपसे चूक न जाए। तो बताइए, क्या आपने कभी महसूस की है अपने दरवाजे पर एक रूहानी दस्तक? और अगर की है तो क्या आपने वो दरवाजा खोला था या बंद ही रखा?
शायद आज रात कोई आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे, पर ध्यान से सुनिए, कहीं वो रूहानी दस्तक ना हो। वो 5वां दरवाजा। 4 दरवाजे थे उस हवेली में, लेकिन कोई भी उस 5वें दरवाजे की बात नहीं करता था, क्योंकि जो भी उसे खोलता वापस नहीं आता। स्थान उत्तर भारत के एक पुराने गांव में स्थित एक वीरान हवेली। समय रात के 12 बजे। हवा में अजीब सी सन्नाटा था, जैसे कोई सांसें रोक कर सब देख रहा हो। पुराने पत्ते जमीन पर खड़खड़ा रहे थे। कैमरा धीरे धीरे हवेली के पास आता है। 4 दरवाजे दिखाई देते हैं और एक अधखुला, धुंध से ढका दरवाजा, जिसे लोग 5वां दरवाजा कहते हैं। यह कहानी है एक ऐसी हवेली की जो पिछले 100 सालों से बंद पड़ी है, पर हर 25 साल में कोई न कोई उस 5वें दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, और फिर वो बस एक नाम बनकर रह जाता है किसी पुरानी फोटो में। आरव, तन्वी, कबीर और सिया शहर से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने गांव आते हैं। उन्हें उस हवेली की कहानी में दिलचस्पी होती है। गांव वाले उन्हें चेतावनी देते हैं, उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं पर इंसानों से खेलता है। तन्वी मजाक उड़ाती है, पर एक रात कबीर अचानक लापता हो जाता है। आखिरी बार उसे 5वें दरवाजे के पास देखा गया था। हवेली के अंदर दीवारों पर खून से लिखे नाम मिलते हैं, वो सब जो पिछले 100 सालों में गायब हुए हैं। सिया को सपना आता है कि दरवाजे के पीछे एक आईना है, लेकिन उसमें जो दिखता है वो उसकी परछाई नहीं है। आरव को पुराने रिकॉर्ड्स में एक डायरी मिलती है, एक लड़की की जो 100 साल पहले 5वां दरवाजा खोल चुकी थी। डायरी में लिखा होता है, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो मैं अब नहीं रही, लेकिन वो चीज अब भी जिंदा है। वो हर 25 साल में नए शिकार ढूंढती है। 5वां दरवाजा दरअसल वक्त का फंदा है। तन्वी और आरव उस दरवाजे को खोलने का फैसला करते हैं। अगर कबीर को बचाना है तो अंदर जाना ही होगा। जैसे ही दरवाजा खुलता है, समय रुक जाता है। वे 1925 में पहुंच जाते हैं। वहां हवेली पहले जैसी नहीं, बल्कि एक शानदार महल है, जिसमें एक रहस्यमयी महिला उन्हें बुलाती है। तुम आ ही गए, अब कभी लौट नहीं पाओगे। सिर्फ सिया ही बचकर वापस आती है। गांव वाले पूछते हैं, बाकी कहां हैं? सिया बिना कुछ बोले हवेली की ओर देखती है। 5वां दरवाजा अब पूरी तरह से बंद हो चुका है, और उसकी आंखों में एक डर नहीं, बल्कि अजीब सी चमक है। कभी कभी दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं, क्योंकि कुछ चीजें इंसानी दुनिया के लिए नहीं होती। कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर स्कूल में एक घंटी होती है जो समय बताती है, छुट्टी का ऐलान करती है। लेकिन इस स्कूल में घंटी सिर्फ एक चीज बताती है, किसकी बारी है मरने की। स्थान भानगढ़ से सटे गांव बिरसापुर का एक पुराना स्कूल, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जो 25 सालों से बंद पड़ा है। कहानी की शुरुआत होती है एक आम शहर के 4 दोस्तों से, राहुल, नैना, अर्जुन और सिया, जिनका एक YouTube चैनल है, रियलिटी अनसीन, जहां वे हॉन्टेड प्लेसेस की सच्चाई सामने लाते हैं। चारों दोस्तों को खबर मिलती है कि बिरसापुर का एक पुराना स्कूल पिछले 25 सालों से बंद है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि रात के 12 बजे वहां आज भी घंटी बजती है, जबकि स्कूल में न कोई स्टाफ है न स्टूडेंट। राहुल, इस बार की रात सबसे खास होगी। हमें यहां वो मिलेगा जो किसी ने कभी रिकॉर्ड नहीं किया।
रात 11:45 स्कूल में प्रवेश। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ हमारे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। स्कूल के बाहर की सड़क पर एक पुराना स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रहा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। हम सब के दिलों की धड़कनें तेज थीं, मानो कोई अनजाना डर हमारे साथ चल रहा हो। स्कूल की दीवारें टूटी हुई, जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। हर कोना जैसे बीते वक्त की कहानियां सुना रहा था। दीवारों पर जाले लटक रहे थे और हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। फर्श पर जाले और खून के सूखे धब्बे, हर निशान जैसे किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। हमारे कदमों के साथ धूल उड़ती थी और हर चीज पर एक अजीब सी वीरानी छाई थी। पुराने बेंच और डेस्क पर धूल की मोटी परत जमी थी, मानो सालों से किसी ने इन्हें छुआ ही न हो। हवा में अजीब सी घुटन, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें देख रही हो। हर सांस के साथ डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। गलियारे में हल्की धुंध फैली थी और हर कोना रहस्यमय सन्नाटे से भरा था। हमारे कदमों की गूंज सुनाई देती थी और हर छोटी आवाज डर का एहसास बढ़ा देती थी। एक पुराना नोटिस बोर्ड, जिसमें आज भी आखिरी तारीख टंगी है, 17 नवंबर 1999। नोटिस बोर्ड पर धूल जमी थी और पुराने कागजों पर लिखी इबारतें अब मुश्किल से पढ़ी जा सकती थी। उस तारीख के बाद मानो सब कुछ थम सा गया था। बोर्ड पर लगे पोस्टर फटे हुए थे और हर चीज में एक अजीब सी उदासी थी। नैना, इस दिन क्या हुआ था? उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा दोनों थी। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे जवाब किसी के पास नहीं था। उस तारीख के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन सच क्या था कोई नहीं जानता था। और ये खून का धब्बा। नैना की उंगली उस डरावने निशान की ओर थी। सबकी सांसें थम गईं। उस धब्बे के बारे में कई अफवाहें थीं। किसी ने कहा था कि यहाँ कुछ भयानक हुआ था, किसी ने कहा आत्मा का साया है। अर्जुन, सिर्फ अफवाहें हैं, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी। हम सब ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गए, लेकिन दिल में डर और सवालों का साया अब और गहरा हो गया था। कक्षा 7 का दरवाजा खोलते ही टॉर्च की रोशनी में बोर्ड पर कुछ लिखा दिखता है। अब भी आखिरी क्लास जारी है। फिर अचानक घंटी अपने आप बजने लगती है, तेज, लगातार, जैसे कोई स्कूल फिर से चालू हो गया हो। सिया को एक पुराने सुनसान स्कूल की डेस्क की दराज में एक बेहद पुरानी डायरी मिलती है। उस पर लिखा है, अर्चना शर्मा, कक्षा 10, वर्ष 1999। सिया की उंगलियां धूल से सनी उस डायरी के कवर को छूती हैं और जैसे ही वह उसे खोलती है, एक अजीब सी ठंडक कमरे में फैल जाती है। सिया को महसूस होता है कि यह कोई साधारण डायरी नहीं, बल्कि किसी भूली हुई कहानी का दरवाजा है। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा है, 17 नवंबर, आज आखिरी परीक्षा थी। स्कूल की घंटी बजी, सब बच्चे भागते हुए बाहर निकल गए, लेकिन मैं अपनी कॉपी समेट रही थी। तभी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कक्षा में सन्नाटा था, खिड़की से हल्की धूप आ रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सर ने मुझे रोक लिया। उनकी आंखों में कुछ अजीब सा डर था, जैसे वो कुछ छुपा रहे हो। उन्होंने कहा, अर्चना, तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं स्कूल अभी खत्म नहीं हुआ। उनकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे दीवारें भी सुन रही हों। अचानक उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। अब मैं ताले के पीछे हूं। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने दरवाजा खटखटाया, चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। पूरी इमारत में सन्नाटा पसरा है, जैसे सब कुछ थम गया हो।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। हर मिनट डर बढ़ता जा रहा है और मुझे कुछ गलत लग रहा है, जैसे कोई छाया मेरे आसपास घूम रही हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर भी सब सुनसान है। लाइट्स बार बार झपक रही हैं और हर कोने में अंधेरा गहराता जा रहा है। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो जान लो, मैं यहां अकेली नहीं हूं। इस स्कूल में कुछ ऐसा है जो किसी को जाने नहीं देता। मेरी यादें, मेरी आवाज सब यहीं कैद हो गई हैं। शायद मेरी तरह और भी कोई यहां फंसा है जिसकी कहानी कभी किसी ने नहीं सुनी। तो कृपया मेरी आत्मा को मुक्त कर दो। अगर तुम मेरी कहानी सुन पा रहे हो तो मुझे इस सन्नाटे से, इस अंधेरे से आजाद कर दो। मेरी डायरी ही मेरी आखिरी उम्मीद है। राहुल अकेला चलता है स्टाफ रूम की ओर। वहां उसे दिखती है एक लड़की, लंबे बाल, सफेद यूनिफॉर्म और आंखों से खून टपकता हुआ। तुम भी नहीं जा पाओगे, राहुल चीख कर वापस भागता है। लेकिन जैसे ही बाकी दोस्त आते हैं, राहुल गायब हो चुका होता है। कक्षा में बोर्ड पर लिखा मिलता है, एक चला गया। अब 3 बाकी हैं। सभी के चेहरों पर डर पसीने की तरह बह रहा था। अब कोई मजाक नहीं था, ये रियल था। अर्जुन को एक पुराना डीवीआर सिस्टम मिलता है जो अब भी चालू था। रिकॉर्डिंग में दिखता है 1999 की तारीख और अर्चना शर्मा को खींचते हुए एक मास्टर जी, प्रदीप सर, जो अब तक फरार हैं। फिर अचानक फुटेज में दिखता है अर्चना को फांसी पर लटका हुआ, लेकिन उसकी आंखें सीधे कैमरे में देख रही हैं। रात के 1:30 बजे सिया अकेले स्टाफ रूम की ओर जाती है और अचानक वहां दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर उसकी चीखें सुनाई देती हैं। अर्जुन और नैना जब दरवाजा तोड़ते हैं, वहां कोई नहीं होता, सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर एक नई लाइन, 2 गए। अब बस तुम हो नैना। नैना को अचानक फ्लैशबैक दिखाई देता है। अर्चना के साथ जो हुआ, प्रदीप सर ने उसे बंद किया, गलत नियत से छुआ, और जब अर्चना ने विरोध किया, उसे छत से लटका दिया गया। उसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। लेकिन अर्चना की आत्मा वहीं अटकी रह गई। हर साल 31 अक्टूबर को एक को बुलाती है और कभी वापस नहीं भेजती। रात के 3 बजे स्कूल की गलियों में सन्नाटा पसरा है। आखिरी घंटी की गूंज अब भी दीवारों में अटकी हुई है, जैसे कोई अधूरी कहानी। नैना अकेली है, उसकी सांसें तेज हैं और हर कोना डर से भरा हुआ लगता है। स्कूल का हर कमरा, हर गलियारा अब एक रहस्य बन चुका है, जिसमें छुपा है बीते समय का कोई दर्दनाक सच। नैना इधर उधर भागती है, लेकिन हर तरफ से दरवाजे बंद हैं। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। उसका मोबाइल भी डेड है, जैसे वक्त ने भी उसका साथ छोड़ दिया हो। उसके पास जो एकमात्र सहारा था, वो कैमरा, अब वो भी बंद हो चुका है। नैना की उंगलियां कांपती हैं जब वो कैमरे को बार बार ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है। नैना को महसूस होता है कि वो अकेली नहीं है। दूर अंधेरे में उसे एक धुंधली सी परछाई दिखती है, अर्चना। उसकी आंखों में दर्द और सवाल हैं, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। अर्चना धीरे धीरे नैना के पास आती है। नैना की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन वो अपनी जगह जमी रहती है। अर्चना की आवाज गूंजती है, तू मुझे समझती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प है, जैसे वो सालों से किसी को अपनी बात सुनाने का इंतजार कर रही हो। अर्चना आगे बढ़ती है। उसकी मौजूदगी से हवा और भी भारी हो जाती है। वो फुसफुसाती है, मैं तुझे छोड़ सकती हूं। लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल है, एक शर्त छुपी है, जैसे वो नैना से कुछ चाहती हो। लेकिन मेरी जगह कौन लेगा? अर्चना की आवाज में दर्द और डर दोनों हैं।
स्कूल की खाली कुर्सियां, सूने डेस्क सब जैसे उसकी कहानी दोहरा रहे हैं। हर आत्मा को मुक्ति के लिए किसी की जरूरत होती है। नैना की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर कहती है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगी। उसकी आवाज में डर भी है और वादा भी। नैना जानती है कि ये रात उसकी परीक्षा है। अगर वो अर्चना की मदद कर पाई तो शायद दोनों को मुक्ति मिल सकेगी। लेकिन क्या अर्चना भरोसा करेगी? क्या नैना इस डरावनी रात से बाहर निकल पाएगी? जवाब छुपा है अगली सुबह की पहली किरण में। अचानक स्कूल में आग लग जाती है, बिना कुछ जलाए, बस धुआं और चीखें गूंजती हैं। सुबह के 5 बजे गांव वाले स्कूल पहुंचते हैं और वहां से सिर्फ नैना बाहर आती है, खून से लथपथ लेकिन जिंदा। अखबार की हेडलाइन, 1 नवंबर आज, 25 साल पुरानी आत्मा को मिला न्याय। बिरसापुर स्कूल में आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हुई थी। यूट्यूब चैनल की एक लड़की ने सब उजागर किया। स्कूल के गेट पर अब भी एक घंटी लटक रही है। हवा चलती है, घंटी फिर से हल्की सी बजती है और ब्लैक बोर्ड पर लिखा दिखता है, इस बार तो न्याय मिला, लेकिन अगली बार। क्लास तो हर साल लगती है, क्या तुम आओगे? वह हवेली अकेली खड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर, शहर के कोलाहल से बहुत दूर। जैसे किसी ने उसे समाज से निकाल दिया हो, सदियों का बोझ उठाए। उसकी दीवारें खामोश थीं, पर उनमें कहानियां दफन थीं, अनगिनत राज, अनसुनी सिसकियां। हवा भी वहां पहुंचकर सहम जाती थी, अजीब सी वीरानी थी। मैं रोहन, एक लेखक, पुरानी कहानियों का दीवाना, रहस्य मुझे अपनी ओर खींचते थे। इस हवेली ने भी मुझे बुलाया, एक अनकही पुकार। दिल में एक अजीब सा डर था, पर जानने की इच्छा उससे कहीं ज्यादा थी। क्या था उस हवेली के अंदर? कौन सा सच छुपा था उसकी दीवारों के पीछे? मेरा मन बेचैन था। आखिरकार एक शाम मैं वहां पहुंच ही गया। सूरज डूब रहा था, आसमान में लालिमा फैली थी। हवेली और भी भयानक लग रही थी। उसका साया लंबा होता जा रहा था, जैसे मुझे निगलने को तैयार हो। मैंने हिम्मत जुटाई, भारी दरवाजे को धक्का दिया। चरमराहट की आवाज गूंजी, जैसे कोई सदियों बाद जागा हो। दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी थी, उन पर धूल जमी थी। चेहरे धुंधले पड़ चुके थे, पर उनकी आंखें, ऐसा लगता था जैसे वे मुझे ही घूर रही हो। हर तस्वीर में एक कहानी छुपी थी, एक दर्द, एक इंतजार, जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रही हो। मैंने नजरें फेर ली, पर उनकी चुभन महसूस होती रही, जैसे वो कुछ कह रही है, अंदर ही अंदर चीख रही है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। हॉल बड़ा था, बहुत बड़ा, छत ऊंची थी। उससे एक विशाल झूमर लटका था, टूटा हुआ, पर फिर भी शानदार, जैसे एक टाइम पर यह आलीशान महल हो। अचानक वह झूमर हल्का सा हिला। हवा तो नहीं थी, फिर कैसे? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। क्या मैं अकेला नहीं था? तभी मेरे पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बहुत जोर की आवाज हुई। मैं उछल पड़ा, मुड़कर देखा, दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। मैं बहुत तेज भागा और मैंने उसे खोलने की कोशिश की, पर वह जाम हो गया था। चिल्ला रहा था, पर सुनने वाला कोई नहीं था। अब मैं फंस चुका था। डर ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। कोई था, कोई जरूर था मेरे साथ।
जो मुझे देख रहा था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें अब ज्यादा डरावनी लग रही थी। उनके चेहरे, उनकी आंखें, ऐसा लगता था जैसे वे जीवित हों, मुझे घूर रही हों। एक तस्वीर पर मेरी नजर ठहर गई, एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। अचानक तस्वीर के नीचे लिखा नाम दिखा, अनामिका। यह नाम मैंने कहीं सुना था या शायद पढ़ा था, हवेली की कहानियां में। एक लड़की जो गायब हो गई थी या मार दी गई थी, कुछ याद नहीं आ रहा था अच्छे से, पर उसे देखा था कहीं। उसकी आत्मा यहीं भटकती है। क्या ये वही अनामिका थी? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक दिल की धड़कन और तेज हो गई। दिमाग में हजार यादें गूंज उठी। तभी मुझे सिसकियों की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी पर स्पष्ट, जैसे कोई पास में ही रो रहा हो। आवाज उसी कमरे से आ रही थी जहां अनामिका की तस्वीर लगी थी। मैं हिम्मत करके उस ओर बढ़ा। डर भी था, पसीना तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कानों में वो गूंज जैसे मेरे अंदर तक घुलती जा रही थी, पर उसकी आवाज में दर्द था, एक अजीब सी हमदर्दी भी थी। उस रोती हुई आवाज में कमरे के कोने में एक पुरानी आराम कुर्सी रखी थी। आवाज वहीं से आ रही थी, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली कुर्सी और हवा में तैरती सिसकियां। वे सिसकियां किसी गहरे दुख से निकली थी, किसी टूटे हुए दिल की पुकार थी। मेरा मन भारी हो गया। यह किसी इंसान का रोना नहीं था, यह एक आत्मा की पीड़ा थी। मैंने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? सिसकियां और तेज हो गई। फिर एक ठंडी हवा का झोंका और एक धीमी कांपती हुई आवाज। दर्द, बहुत दर्द है। आवाज में इतनी पीड़ा थी कि मेरा दिल कांप उठा। यह अनामिका थी, उसकी आत्मा जो बरसों से यहां कैद थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, कैसे मदद करूं, पर मैं भागना नहीं चाहता था। मुझे लगा शायद मैं ही उसकी मदद कर सकता हूं। शायद इसीलिए मैं यहां आया था, उसकी अधूरी कहानी सुनने, उसे मुक्ति दिलाने। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं अनामिका। अचानक कमरे की हवा बदल गई, एक अजीब सी रोशनी फैली और मेरे सामने दृश्य बदलने लगे, जैसे मैं किसी सपने में हूं। मैं उसी कमरे में था, पर समय बदल गया था। सब कुछ नया था, सजा हुआ, और वहां अनामिका थी, जीवित, हंसती हुई। वह बहुत खुश लग रही थी। फिर दृश्य बदला। अनामिका किसी से लड़ रही थी। एक आदमी, उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वह अनामिका पर चिल्ला रहा था। अनामिका रो रही थी। वह कुछ कह रही थी, पर आवाजें साफ नहीं थी। मुझे बस उनका गुस्सा और अनामिका का डर महसूस हो रहा था। एक भयानक तनाव था उस माहौल में। अगला दृश्य और भी भयानक था। वह आदमी अनामिका को मार रहा था। बेरहमी से अनामिका चीख रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, पर कोई नहीं आया। उसकी आवाज उसी कमरे में घुट कर रह गई और फिर सब शांत हो गया। अनामिका जमीन पर पड़ी थी, बेजान, उसके हर अंग को जैसे बेरहमी से मारा गया। वो रो भी नहीं पा रही थी, बस अपने मरने की दुआ कर रही हो जैसे। उसकी आंखें खुली थी, उनमें डर और हैरानी थी। दृश्य गायब हो गए। मैं वापस उसी टूटे फूटे कमरे में था। अनामिका की सिसकियां अब भी गूंज रही थीं।
पर अब उनमें गुस्सा भी था और बेबसी भी। उसने मुझे अपनी कहानी दिखाई थी, अपना दर्द दिखाया था। वह चाहती थी कि दुनिया उसका सच जाने, उसे इंसाफ मिले। वह कौन था? मैंने कांपती आवाज में पूछा। एक पल की खामोशी, फिर उसकी आवाज आई, धोखा, प्यार में धोखा मिला। उसकी आवाज में कड़वाहट थी। वह मेरा सब कुछ था, पर उसने मुझे मार दिया सिर्फ दौलत के लिए। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। कितना निर्दयी था वह इंसान। तुम क्या चाहती हो अनामिका? मैंने पूछा। मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूं? उसकी आवाज थोड़ी शांत हुई। मेरा शरीर, उसे सम्मान मिलना चाहिए, उसे इस कैद से आजादी मिलनी चाहिए। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी, एक आखिरी आस। वह चाहती थी कि उसके अवशेषों को सही तरीके से दफनाया जाए। मुझे समझ आ गया था, उसकी आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसे अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ था। उसकी मौत एक राज बनकर रह गई थी और वह हत्यारा आजाद घूम रहा था। या शायद वह भी मर चुका हो, पर अनामिका को शांति नहीं मिली थी। आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसे अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ था। उसकी मौत एक राज बनकर रह गई थी और वह हत्यारा आजाद घूम रहा था। या शायद वह भी मर चुका हो, पर अनामिका को शांति नहीं मिली थी। उसकी आखिरी इच्छा अधूरी थी। मैंने अनामिका से वादा किया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे शरीर को ढूंढूंगा और उसे पूरे सम्मान के साथ विदा करूंगा। मेरी आवाज में दृढ़ता थी। अनामिका की सिसकियां थम गईं। कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। अगले दिन मैंने पुलिस को खबर दी, उन्हें सारी कहानी बताई। पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया, पर जब मैंने उस गुप्त तहखाने का रास्ता दिखाया और वहां अनामिका के अवशेष मिले, तो सब हैरान रह गए। हवेली का राज खुल चुका था। अनामिका की कहानी दुनिया के सामने आ गई थी। अब अनामिका को मुक्ति मिल गई थी। वो मेरा धन्यवाद करती है, विदा लेती है। मैं अब खुश हूं, पर यह क्या अब फिर वही अननोन नंबर? अब मुझे कौन कॉल कर रहा है? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बताना अगली कहानी किसी सुनना चाहेंगे। कहानी का नाम चापित हवेली का सच, एक ऐसा रहस्य जो मौत से भी परे है। कुछ हवेलियां वीरान नहीं होती, वहाँ अब भी कोई रहता है जो मर चुका है, पर उसे अब भी शिकार चाहिए। पहाड़ों के बीच बसी एक वीरान जगह, जहाँ बादलों की गड़गड़ाहट और रात के सन्नाटे में सिर्फ हवाओं की आवाज गूंजती है, उसी घाटी के एक छोर पर खड़ी है विशाल हवेली, जो पिछले 80 सालों से वीरान पड़ी है, पर अब भी वहाँ से चीखें आती हैं। रात के ठीक 2 बज रहे थे। अरुण नाम का एक वीडियो व्लॉगर, जिसने हाल ही में सुना था कि इस हवेली में एक छाया है जो जिंदा लोगों को मार देती है, अकेले ही उस हवेली की रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचा। कैमरा हवेली में लगाकर वरुण कहता है, हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक ऐसी हवेली में जहाँ जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे। कैमरा उसकी आंखों के सामने से फटाफट कमरे दिखाता है। कुछ भी नहीं है, बस दीवारों पर काले धब्बे हैं और एक कोने में बिखरे बाल। अरुण धीरे से बोलता है, ये बाल यहाँ कैसे आए और ये बदबू कैसी है? तभी पीछे से एक दरवाजा खुद से बंद हो जाता है। कैमरा गिरता है और सन्नाटा। फिर सुनाई देती है एक लड़की की सिसकती आवाज। अरुण पीछे मुड़ता है, कोई नहीं है, लेकिन अचानक
छत से उल्टी लटकी हुई एक साया जोर से चीखती है। अचानक सब गायब हो जाता है और बस वरुण की चीख सुनाई देती है। अरुण का शव 2 दिन बाद हवेली के बाहर झाड़ियों में मिला, पर उसका सिर गायब था। अरुण की मौत को पूरे शहर ने एक अफवाह माना, लेकिन कुछ अफवाहें असल में आने वाली तबाही की दस्तक होती हैं। कहानी की मुख्य भूमिका में 4 किरदार। एक नील डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो सच्ची घटनाओं पर काम करता है। 2 रिया, एक साइकोलॉजी स्टूडेंट जिसे अंधविश्वास और मनोविज्ञान के बीच की रेखा पर रिसर्च करनी है। 3 अमन, मस्तीखोर जो हर चीज को मजाक में लेता है। 4 संजना, रिया की दोस्त जिसे कुछ महीनों से अजीब सपने आ रहे हैं और इन सपनों में वो हवेली बार बार दिखती है। चारों एक रात दिल्ली के एक कैफे में बैठकर अरुण की वायरल क्लिप पर चर्चा कर रहे होते हैं। नील गंभीरता से, अरुण का कैमरा मिला, लेकिन उसके फुटेज किसी ने एडिट नहीं किए। अगर ये सब प्लान्ड होता तो उसका सिर क्यों गायब होता? अमन हंसते हुए, भाई भूत वूत कुछ नहीं होता, सब स्क्रिप्टेड ड्रामा है। चलो हम भी चलते हैं वहाँ, कुछ मिले तो यूट्यूब पे डाल देंगे। रिया संदेह से, हमें एक बात समझनी चाहिए, कभी कभी दिमाग वो देखता है जो वो मानना चाहता है, लेकिन अगर मन और जगह दोनों शापित हो तो सच्चाई डर से परे हो जाती है। संजना धीरे से, मैंने उस हवेली को देखा है कई बार सपनों में, और हर बार मैं वही एक दरवाजा खोलती हूँ। उसके अंदर कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है। ठीक है, चलो कल रात निकलते हैं। चारों तरफ कैमरे लगाकर रिकॉर्ड करेंगे, पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। अगली रात चारों एक एसयूवी में पहाड़ियों की ओर बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में घना जंगल, लहराते पेड़ और काले बादल। रास्ते में एक बूढ़ा साधु सड़क किनारे बैठा उन्हें देखता है। साधु, जहाँ जा रहे हो वहाँ से लौटना आसान नहीं होता। उस हवेली की जमीन खुदा की बनाई नहीं है। वहाँ जिसने सांस ली उसने दोबारा सूरज नहीं देखा। बाबा आप भी डराने लगे, ये 2025 है। साधु धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, तो जाओ और जब वो सांसें लेने आए तब मेरी बात याद करना। रात 12 बजे चारों हवेली के दरवाजे पर खड़े थे, पर जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, हवेली की फर्श पर पड़े खून के छींटों पर उनका पैर पड़ा। वो खून अब भी ताजा था। हवेली के भीतर पहला सन्नाटा और अजीब घटनाएं। जैसे ही चारों ने हवेली के पुराने जर्जर दरवाजे को धकेला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। वहाँ का माहौल किसी के बस की बात नहीं था। चारों अंदर घुसते हैं। हवेली का भंवरा सा घुसपैठ और दीवारों पर पुराने जर्जर पेंटिंग्स उनकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। फर्श पर खून के छींटे अभी भी ताजा लग रहे थे। नील कैमरा पकड़े, देखो ये खून अभी भी सूखा नहीं है, मतलब यहाँ हाल ही में कोई मौत हुई है। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम सबको लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? अरे ये सब डरावनी बातें छोड़ो, शायद कोई जंगली जानवर था। मुझे अंदर एक आवाज सुनाई दे रही है। घुसते हैं जहां अरुण का कैमरा आखिरी बार रिकॉर्ड हुआ था। नील कैमरे को चालू करता है। कैमरे की स्क्रीन पर धुंधली छवियां। अचानक स्क्रीन काली हो जाती है, फिर तेज आवाजें आने लगती हैं जैसे कोई चीख रहा हो। नील बैटरी बदलते हुए अचानक कांच के टूटने जैसी आवाज सुनता है। चारों ने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं दिखा। सीन शिफ्ट। संजना का अनुभव। संजना अकेले एक कमरा साफ करने जाती है। अचानक उसे पीछे से कोई छूता है। संजना घबराकर, कौन है दिखाओ तो। पर वहाँ कोई नहीं था। वो एक कमरे के कोने में झांकती है और वहाँ एक साया उसे घूर रहा होता है। अचानक कमरे की लाइटें चली जाती हैं। चारों अंधेरे में घिर जाते हैं। नील का कैमरा एक तेज रोशनी की चमक पकड़ता है। एक काली आकृति जो तेजी से उनके पास से गुजरती है। भागो,
ये कोई इंसान नहीं है। चारों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। हवेली में फंसे ये दोस्त अब इस भयानक जगह के असली रहस्य का सामना करने वाले हैं। यहाँ से उनकी जंग शुरू होती है, जीवन और मौत के बीच की लड़ाई, जहाँ हर कदम पर मौत की साया साथ होती है। अब नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे आखिर उस हवेली में कौन है जो लोगों को मार रहा है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके बताओ अगले पार्ट में क्या होने वाला है। लेकिन अगली कहानी शायद केवल एक कहानी ना हो, शायद यह रूहानी दस्तक सिर्फ आपके लिए हो। दोस्तों, आप ये तो मानते ही होंगे कि हर कहानी झूठ नहीं होती। कुछ किस्से सच होते हैं और कभी-कभी वो सच हमारे बिल्कुल करीब से गुजर जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूं जो मेरे ही दोस्तों के साथ हुआ था। किस्सा इतना अजीब और डरावना है कि अगर मैं खुद वहां मौजूद ना होता तो शायद कभी यकीन ही ना करता। हम सब कॉलेज के दिन थे। मेरा दोस्त रोहित और समीर बड़े एडवेंचर टाइप के लड़के थे। उन्हें भूत प्रेत की बातें सुनना, सुनाना और फिर सबको चैलेंज करना कि भाई ये सब बकवास है, बहुत पसंद था। गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग उसे तांत्रिक की हवेली कहते थे। कहते हैं सालों पहले वहां एक तांत्रिक साधना करता था, लेकिन उसकी मौत बहुत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। तब से वो हवेली वीरान पड़ी थी। लोग मानते थे कि उसकी आत्मा आज भी वहीं बनी हुई है और रात होते ही वहां से अजीब चीखें, मंत्रों की गूंज और घंटियों की आवाज आती है। गांव वाले वहां दिन में भी जाने से डरते थे, लेकिन रोहित और समीर ने ठान लिया, आज रात वहीं चलेंगे और साबित करेंगे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मुझे भी उनके साथ जाना था, पर अचानक घर में कोई काम आ गया और मैं नहीं जा सका। मैंने कहा, यार तुम लोग मत जाना, लोग ऐसे ही नहीं डरते, कुछ न कुछ सच जरूर होगा। लेकिन रोहित हंसकर बोला, डरपोक मत बन, कल हम वहीं से वीडियो बनाएंगे और तुझे दिखाएंगे। उस रात वो दोनों चले गए। अगले दिन सुबह रोहित और समीर में से कोई भी कॉलेज नहीं आया, न फोन उठाया न घर पहुंचे। मुझे बेचैनी होने लगी। मैं उनके गांव की तरफ गया और जब हवेली के पास पहुंचा तो यकीन मानिए मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। हवेली के भीतर चारों तरफ काला धुआं फैला था, जैसे वहां अभी अभी कोई अग्नि यज्ञ हुआ हो। लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, बस जमीन पर पड़ा था रोहित का बैग और उसके बगल में टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन। मैंने कांपते हाथों से बैग उठाया। तभी अचानक हवेली के अंदर से धीमी आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा हो। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है तांत्रिक की हवेली की असली कहानी। उस रात जब मैं घर पर था, उसी वक्त रोहित और समीर हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। रात के करीब 11 बजे होंगे। आसमान में काले बादल थे और चारों तरफ अजीब सी चुप्पी। गांव के रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने उन्हें देखा और बोला, बेटों उधर मत जाओ, वो हवेली सोती नहीं है। रोहित ने हंसते हुए कहा, बाबा आपने सुना है ना, डर के आगे जीत है, हम डरते नहीं। बूढ़े ने सिर झुका लिया, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहा, फिर मत कहना कि चेतावनी नहीं दी। दोनों हवेली के गेट तक पहुंचे। लोहे का बड़ा दरवाजा आधा टूटा, जंग से भरा हुआ, हवा के झोंके से ऐसे चरमराता जैसे कोई कराह रहा हो। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च जलाकर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, हवेली की दीवारों से धूल झड़ने लगी। कमरे बहुत पुराने थे। टूटी खिड़कियां, झूलते मकड़ी के जाले
और फर्श पर बिखरे पड़े काले लाल धागे, जैसे किसी साधना का हिस्सा हो। समीर थोड़ा घबराया। यार, ये जगह सच में अजीब है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रोहित बोला, अब आए हैं तो कुछ सबूत लेकर ही जाएंगे। लोग डरते हैं बेवजह। वे हवेली के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक बड़ा हॉल था। बीच में एक टूटा हुआ चौकी जैसा मंच पड़ा था और उसके ऊपर सूख चुका नीला रंग, जैसे कभी यहां पूजा पाठ या तंत्र विधि होती रीझ हो। रोहित ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू किया। दोस्तों, ये है तांत्रिक की हवेली। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, बस पुरानी दीवारें। और उसके बोलते बोलते अचानक मोबाइल की फ्लैशलाइट अपने आप बंद हो गई। हॉल के कोने से आवाज आई, छोड़ दो हमें। दोनों ठिठक गए। समीर ने कांपते हुए टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस टूटी हुई दीवार। वे भागकर अगले कमरे में घुसे। वहां एक अलमारी पड़ी थी, पुरानी सड़ी गली। रोहित ने हिम्मत करके उसका दरवाजा खोला। अंदर से राख जैसी धूल निकली और राख में दबा पड़ा था एक इंसानी खोपड़ी। समीर चीख पड़ा, रोहित, ये देख, ये क्या है यार? खोपड़ी देखते ही पूरे कमरे में अचानक घंटियों की आवाज गूंज उठी, जैसे कोई मंदिर में जोर जोर से पूजा कर रहा हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। दोनों घबराकर हॉल की तरफ भागे और तभी दीवार पर टंगी टूटी हुई तस्वीर गिर गई। तस्वीर में एक आदमी था, काले वस्त्रों में, माथे पर राख और आंखों में अजीब चमक। तस्वीर के नीचे लिखा था, तांत्रिक राघव। उसके गिरते ही कमरे की हवा ठंडी हो गई और रोहित के मोबाइल स्क्रीन पर अपने आप रिकॉर्डिंग चालू हो गई। रिकॉर्डिंग में वही आवाज गूंज रही थी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। दोनों बुरी तरह कांप चुके थे। समीर दरवाजे की टुवर्ड्स भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर जैसे कोई और मौजूद था। टॉर्च की रोशनी दीवार पर गई तो परछाई हिली, लेकिन परछाई इंसानों जैसी नहीं थी। वो लंबी थी, झुकी हुई, और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। समीर चिल्लाया, रोहित, यहां कोई है? और तभी परछाई जैसे हवा बनकर उनके बीच से गुजरी। दोनों के शरीर में अजीब सिहरन दौड़ गई। उस रात हवेली ने उन्हें कैद कर लिया और अगली सुबह जब मैं वहां पहुंचा तो हवेली खामोश खड़ी थी। न रोहित था, न समीर, बस फर्श पर जली हुई राख और मोबाइल की टूटी स्क्रीन। सुबह से ही मेरा मन घबराया हुआ था। रोहित और समीर का कोई अता पता नहीं था। न फोन उठ रहे थे, न घर पहुंचे थे। मैं सीधा उनके गांव पहुंचा। लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। एक बुजुर्ग बोला, बेटा, तुम्हारे दोस्त रात उस हवेली में गए थे ना? फिर वो लौटकर नहीं आए। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और सीधे हवेली की तरफ पड़ गया। दोपहर का वक्त था। सूरज सिर पर था, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। दरवाजे पर पैर रखते ही ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो, वापस लौट जा। मैंने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। हवेली वैसी ही थी जैसी लोगों ने बताई थी। टूटी हुई खिड़कियां, बिखरे धागे और हवा में जली हुई लकड़ी की बू। फर्श पर पड़ा था रोहित का बैग। मैंने झुककर उठाया। अंदर से कुछ कपड़े और एक डायरी मिली। डायरी का पहला पन्ना खुला था। उसमें लिखा था, हम यहां सबूत लेने आए हैं, लेकिन लगता है कोई हमें देख रहा है। मेरे हाथ कांपने लगे। अचानक पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? मैंने पलटकर देखा, खाली कमरा।
लेकिन दीवार पर 3 परछाइयां थीं, जबकि कमरे में मैं अकेला खड़ा था। मैंने हिम्मत करके अगले कमरे में कदम रखा। वहां टूटी हुई चौकी थी, ऊपर जली हुई राख बिखरी थी। राख को हाथ से छुआ तो जैसे ही हवा चली, राख उड़कर मेरे चेहरे पर आ गई और उसी पल मेरे कान में भारी आवाज गूंजी, यहां उसकी साधना अधूरी है। मैं पसीने से भीग गया, मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चालू की। लेकिन स्क्रीन पर अजीब लाइनें बनने लगी, जैसे किसी ने उंगलियों से काला रंग फैलाकर लिखा हो, तुम भी वही गलती कर रहे हो। मैं घबराकर बाहर भागना चाहता था, पर दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे के कोने से अचानक रोहित की चीख सुनाई दी, बचाओ! मैं भागा, लेकिन वहां सिर्फ टूटी हुई अलमारी थी। अलमारी के अंदर फिर वही इंसानी खोपड़ी पड़ी थी, लेकिन इस बार उसके मुंह से खून टपक रहा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और तभी मेरी नजर दीवार पर टंगी तस्वीर पर गई। वो तांत्रिक की तस्वीर थी, लेकिन अब तस्वीर में उसकी आंखें चमक रही थी, लाल आग जैसी। और तस्वीर से वही आवाज आई, साधना पूरी होगी, तुम सब मेरे हिस्से हो। दोस्तों, उस वक्त मुझे लगा कि शायद अब मैं भी जिंदा यहां से नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन यहीं से खुलने लगा तांत्रिक की हवेली का असली राज। उस हवेली के अंदर अब हर पल बोझिल होता जा रहा था। दीवारें कराह रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा दफन कर दिया हो। मेरे कदम भारी हो चुके थे, लेकिन डर और जिज्ञासा दोनों मुझे आगे खींच रहे थे। मैंने सोचा शायद रोहित और समीर किसी कमरे में छुपे हों, इसलिए मैंने हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ना शुरू किया। वहां एक संकरी गली थी, दीवारें इतनी पास कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उस गली में जैसे ही कदम रखा, चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया, यहां तक कि मेरी सांसों की आवाज भी सुनाई देना बंद हो गई। गली के अंत में एक लकड़ी का दरवाजा था, टूटा फूटा, लेकिन उस पर लाल रंग से कुछ अजीब से चिन्ह बने थे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। मैंने हाथ लगाकर दरवाजा खोला। अंदर एक तहखाना था। तहखाने में उतरते ही हवा भारी हो गई, जैसे कोई काला धुआं मेरे चारों तरफ फैल रहा हो। जमीन पर गोल घेरा बना था, जिसमें राख और चाक से बने तांत्रिक चिन्ह थे। बीच में एक लोहे की कुर्सी थी, उस पर जंजीरें लटक रही थीं, और दीवार पर लिखा था, अधूरी साधना पूरी होगी। तभी अचानक मेरे मोबाइल में खुद ब खुद वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो गई। स्क्रीन पर दिख रहा था रोहित और समीर उसी कुर्सी पर जकड़े हुए। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वे बुरी तरह कांप रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी, वो वीडियो उसी वक्त रिकॉर्ड हो रहा था जबकि कुर्सी पर कोई नहीं था। मैं हैरान रह गया। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई, धीमी, भारी और बेहद डरावनी। मैं पलटा तो देखा, वहां कोई खड़ा था, काला चोगा, झुका हुआ शरीर और चेहरा राख से ढका हुआ। वो इंसान नहीं लग रहा था, वो वही था, तांत्रिक राघव। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में धंस गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम भी आए हो साधना अधूरी छोड़ने। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने हाथ उठाया और मेरे चारों तरफ हवा गोल गोल घूमने लगी। मेरे कानों में चीखें गूंज रही थीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं मदद के लिए पुकार रही हूं। मैं चिल्लाया, रोहित, समीर! और उसी पल तहखाने की दीवार पर उनकी परछाइयां दिखीं।
दोनों हाथ पांव बांधकर जोर से तड़प रहे थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तांत्रिक और पास आया। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। उसने कहा, कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाता। जो भीतर आता है वो मेरे खेल का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, उस वक्त मुझे यकीन हो गया, ये हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं है, ये एक पिंजरा है जहां तांत्रिक की आत्मा कैद नहीं बल्कि हुकूमत कर रही है। और मेरे दोस्त अब उसी खेल का हिस्सा बन चुके थे। तहखाने में खड़े होकर मैं अपनी धड़कनों को रोकने की कोशिश कर रहा था। तांत्रिक की उपस्थिति हर चीज को निगल रही थी। मैंने रोहित और समीर की तरफ देखा। वे कुर्सी पर जकड़े हुए थे, आंखों में खालीपन और चेहरे पर पीड़ा, लेकिन उनकी परछाई मेरी तरफ देख रही थी, जैसे मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। तांत्रिक ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसकी हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने कहा, तुम्हारे दोस्त अब मेरे अधीन हैं और तुम भी जल्द ही मेरे खेल का हिस्सा बनोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर सही विकल्प चुन सको तो जीवित निकल सकते हो। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या विकल्प? उसने हंसते हुए कहा, साधना को पूरा करना या भाग जाना। लेकिन अगर साधना अधूरी रही तो तुम्हारा भाग्य भी यहीं बन जाएगा। मैंने चारों तरफ देखा। तहखाने में कई कमरे थे और हर कमरे में अलग अलग चिन्ह और जंजीरें थी। एक कमरे में ज्वाला की तरह लाल आग जल रही थी। दूसरे कमरे में काले धुएं से बनी परछाइयां घूम रही थीं और तीसरे में रोहित और समीर की परछाइयां लगातार पिंजरे में फंसी हुई घूम रही थीं। तांत्रिक ने कहा, जो भी यहां आता है उसे चुनना पड़ता है। सही मार्ग चुनो या यहां सदा के लिए रह जाओ। मैंने हिम्मत करके तांत्रिक की ओर देखा और तभी समझ आया, यह हवेली सिर्फ डर और सजा देने के लिए नहीं थी। यह तांत्रिक का तरीका था, लोगों की इच्छाओं और भय का परीक्षण करने का। वो चाहता था कि लोग अपने डर का सामना करें, लेकिन अगर कोई गलती करता तो उसके दोस्त और वो दोनों उसकी साधना पूरी करने के लिए बंध जाते। मैंने गहरी सांस ली और एक एक कदम सोचकर उठाया। पहले कमरे में कदम रखा, आग की ज्वाला। मैंने ध्यान से देखा और पीछे हट गया। दूसरे कमरे में धुएं की परछाई। मैंने धीरे धीरे उस परछाई से टकराने की कोशिश की और तभी मेरे हाथ में रोहित का मोबाइल आ गया, जो अचानक जादुई तरीके से वहां से गिरा। मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू थी। मैंने देखा, रोहित और समीर की आंखों में उम्मीद की झलक थी। अंतिम कमरे में मैं पहुंचा। वहां सिर्फ एक गोलाकार चिन्ह था और बीच में जंजीरें नहीं बल्कि खाली जगह। तांत्रिक ने कहा, यह सही मार्ग है, अगर हिम्मत है तो इसे पार करो, वरना यही अंतिम ठिकाना है। मैंने कदम रखा। हर कदम पर दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन मैंने डर को पीछे छोड़ते हुए धीरे धीरे उस मार्ग को पार किया। और जैसे ही मैंने आखिरी कदम रखा, तांत्रिक की छाया धुंध में बदल गई। रोहित और समीर अचानक जकड़े हुए कुर्सी से आजाद हो गए। वे मेरी तरफ भागे और हम तीनों एक साथ बाहर निकले। हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और मैं समझ गया, यह हवेली केवल डर और तंत्र नहीं थी, यह सत्य की परीक्षा थी।
जो हिम्मत और बुद्धि से सामना करता वही जीवित निकलता। हवेली के बाहर पहुंचते ही हमने गहरी सांस ली। रात का अंधेरा अब भी चारों तरफ फैला था, लेकिन हवेली की भारी ठंडक और डर अब हमारे पीछे रह गया था। रोहित और समीर ने मुझे देखा और धीरे से कहा, यकीन नहीं हो रहा, हम सच में जिंदा बाहर हैं। मैंने भी सिर हिलाकर उनकी बात मानी, लेकिन तभी एक हल्की हवा चली और हवेली की खिड़कियों से अजीब से फुसफुसाहटें आईं। सावधान रहो, डर अभी भी आपके पीछे है। हमें समझ आया कि हवेली से बाहर आना आसान था, लेकिन याद रखना, जो भी वहां कदम रखता है उसका डर और हिम्मत हमेशा उसके साथ रहेंगे। रास्ते में गांव वाले मिले। उन्होंने देखा कि हम तीनों सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे चेहरे पर थकान और डर की झलक साफ दिख रही थी। मैंने एक बुजुर्ग से कहा, सच में वो हवेली सिर्फ खंडर नहीं, एक परीक्षा थी। बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, हाँ बेटा, वही सच है। कुछ जगहें सिर्फ डर दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि इंसान को उसकी हिम्मत और समझ से परखती हैं। घर लौटते हुए मैं सोच रहा था, कितने लोग डर से भाग जाते हैं बिना ये समझे कि डर को सामना करना ही असली सीख है। और मैं समझ गया कि हर डरावनी चीज के पीछे कोई सच्चाई छिपी होती है। जो हिम्मत दिखाता है वही सुरक्षित रहता है। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची दास्तां। हवेली का डर, तांत्रिक का रहस्य और हमारी जिद, सब कुछ सच था। ऐसी ही और दास्तानें सुनते रहिए रूहानी दास्तां के साथ।